प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 8 शाम एक किसान कविता इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न अभ्यास कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, जिसे उपमा कहते हैं। यानी यहाँ पर किसान, एक पहाड़ को किसान की उपमा दी गई है। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। कि पहली एकरूपता क्या है? आकाश का साफा। आकाश और साफे को एक रूप में दिखाया गया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है कि चादर, नदी जो है किसके समान दिखाई दे रही है? चादर के समान, मानो नदी चादर सी। और अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? इसमें दूसरी, चौथी और 5वीं जो एकरूपताएं आई हैं उनको खोजकर लिखना है। तो इसका उत्तर है, दूसरी एकरूपता है चिल्म सूरज सी, और चौथी एकरूपता अंगीठी पलाश के फूलों सी, 5वीं एकरूपता अंधकार भेड़ों के गले सा। प्रश्न नंबर 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। आप सभी ने शाम होते हुए देखी है। सूरज छिपता है तो कैसे छिपता है? तो आइए, शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो आप सभी ने शाम होते हुए देखी है, शाम को सूरज डूबता हुआ भी देखा है। आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो वो सब यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, शाम, सर्दियों की शाम लगभग 6 बजे से शुरू हो जाती है। शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा, यानी कि 7 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और इस बीच बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए? इस बीच आसमान का रंग पहले लाल, फिर कुछ देर बाद पीला हो गया, और कुछ ही देर में जो है सूरज जो है आसमान से एकदम गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर सूरज लाल भी हो गया, फिर थोड़ा सा पीला होकर बिल्कुल गायब हो गया और फिर अंधेरा छा गया। प्रश्न नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। अब कबूतर बोलता है तो क्या समझ में आता है? कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। ये जब अपनी बोली में बोलते हैं तो इनको सुनकर कैसा लगता है? कबूतर की बोली सुनकर ऐसा लगता है, लो भाई आप ना खत ले लो। यानी कबूतर किसके लिए प्रसिद्ध है? खत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। कौवा कहते हैं ना, कौवा बोलते तो मेहमान आने वाले हैं, तो कौवा क्या कहता है? सुनते हो, घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना क्या बोलती है? कैसे हो। तोता तो आप सभी को पता ही है, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे क्या पड़ा है। हंस, मेरी तरह शांत रहो। जैसे कि हंस शांत पक्षी है, वैसे ही वो कहता है कि मेरी तरह शांत रहो। अगला प्रश्न है, कविता से आगे से है कि इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो आप देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाल, पीला, भूरा, काला, इन रंगों का प्रयोग होगा ना, क्योंकि शाम का दृश्य है। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीला, पीला, भूरा, लाल, सफ़ेद, काला, सुनहरी, हरा, बैंगनी आदि रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। जब शाम होती है, जब सुबह होती है तो पक्षी अपने घरों से चींची की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर दाना चुगने जाते हैं। मम्मी पापा भी तैयार होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, है ना। बच्चे विद्यालय जाते हैं। इसी प्रकार से शाम को ये लोग क्या क्या करते हैं? किस किस के बारे में पूछा है? अब पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे, ये शाम को क्या क्या करते हैं। अब देखिए, पक्षी क्या करते हैं? दाना चुगकर अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी सारा दिन तो अपने खेल का अभ्यास करते हैं और शाम के समय में खेल को समाप्त करके आराम करते हैं। फल वाले अपना सामान जल्दी जल्दी बेचकर, उन्हें ये होता है ना कि हमारे फल खराब ना हो जाएं, तो अपना सामान जल्दी जल्दी बेचकर घर जाने का प्रयास करते हैं।
माँ भी शाम तक अपना सारा काम निपटा कर घर वालों के घर पे आने की प्रतीक्षा करती है। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। माँ भी क्या होता है, माँ शाम को अपना सारा काम कर लेती है कि बच्चे मेरे घर पे आने वाले हैं, है ना। और जब हमारे पिताजी घर पे आते हैं तो माँ को सबसे ज़्यादा वेट होती है कि हाँ सभी घर पे आने वाले, तो उससे पहले फटाफट अपने काम निपटा लेती है। पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते हैं, क्योंकि दिन भर तो वो भी सभी को हवा से इधर उधर हिलते झूलते हैं, और सूर्य के प्रकाश से ही पत्तियां जो है वो भोजन बनाती हैं, तो सारा दिन वो भी काम करते हैं और शाम को वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं, अपने काम धंधे से घर की ओर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम करके अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी खेल करके या अभ्यास करके अपना काम पूरा करते हैं, है ना। बच्चे या तो शाम को खेलने के लिए जाते हैं या फिर खेल खूल कर आ जाते हैं घर पे और अपना पढ़ने बैठ जाते हैं। प्रश्न 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या अंतर लगा? तो देखिए, इस कविता में पक्षियों के माध्यम से, है ना, शाम का वर्णन किया गया है, पक्षियों के आवाज़ों के माध्यम से किया गया। और जो सर्वेश्वर दयाल जी की कविता उसमें क्या किया गया था, उसमें शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया था। तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रा नंदन पंत दोनों की कविता किसके वर्णन है, संध्या का वर्णन है ना, संध्याकालीन वर्णन है दोनों में। परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को अपनी कविता में प्रधानता दी है। अब भाषा की बात वाले प्रश्न है, ध्यान से देखिए। लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। देखिए, ये चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटी सी, नन्ही सी, तो ये क्या है, रेखांकित शब्द हैं। तो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हुआ है? अब देखिए, कैसे शब्दों के साथ हुआ है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। उपयुक्त पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में हुआ है। देखिए, चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, तो इन शब्दों में सा सी का प्रयोग जो है उपमा के रूप में हुआ है कि चादर को उपमा दी गई है किसकी, नदी की, नदी चादर सी। अब नदी जो है वो चादर के समान है। गल्ले सा, भेड़ों के गल्ले सा अर्थात भेड़ों के झुंड के समान। पर्दा सा, पानी पर्दा सा अर्थात पानी को किसकी उपमा दी गई है, पर्दे के समान बताया गया है उसे। और इन दिनों में तो ये इसका प्रयोग उपमा के रूप में हुआ है। और आगे जो है दूसरी ओर सा सी का प्रयोग जो है वो विशेषण के तौर पर भी किया गया है। मरियल सा कुत्ता यानी कमज़ोर सा कुत्ता कैसा है, मरियल सा, कमज़ोर सा, कमज़ोर कुत्ता। छोटा सा दिल, दिल कैसा है, अब छोटा दिल, छोटा सा दिल है तो छोटा दिल। नन्ही सी चिड़िया, चिड़िया कैसी है, छोटी सी, नन्ही सी। तो यहाँ पर ये सब जो मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी शब्द हैं, वो जो कुत्ता, दिल और चिड़िया इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, तो इनका प्रयोग यहाँ पर विशेषण के रूप में किया गया है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ वाक्य लिखिए। आंधी, दहक और सिमटा। तो आइए देखते हैं। आंधी, अब आंधी ने बहुत उत्पात मचाया। अब आंधी दो तरीके की, एक तो जो आती है खूब पत्ते हिलते हैं और रेत उड़ती है, और एक है मेरे मन में कश्मकश की आंधी चल रही थी, यानी मन के अंदर हमारे बवाल जो मचता है उसे कहते हैं कश्म आंधी। वो भी एक आंधी होती है, ये आंधी जो हवा के साथ चलती है वो होगी, है ना। अब ऐसे ही दहक, घर के कोने में अंगीठी दहक रही थी यानी जल रही थी। और दूसरा क्या बनेगा, उसके मन में बदले की आग दहक रही थी। यहाँ पे भी जल रही थी है, लेकिन एक मन में और एक अंगीठी में, दोनों में फ़र्क है। सिमटा,
रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे थे, यानी इकट्ठा कर रहे थे कारोबार अपना बुढ़ापे के कारण। वहीं पे पिता के डांटने पर बालक अपनी माँ की गोद में सिमट गया, यानी अपनी माँ की गोद में छिप गया, इकट्ठा हो गया। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा होने और इस इकट्ठे होने में फ़र्क है। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ 8 श्याम एक किसान उसके प्रश्नोत्तर, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।